हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एम अकेडमिया। आज हम हमारे क्लास 12 की जो जोग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज। अब जो कोई चैप्टर है ना बहुत इजी है और बहुत ही आपको सिंपल वे में इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह देखना है। ये वीडियो वन शॉट होगी, इसका आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अब देखो वाटर रिसोर्सेज, सबसे पहले तो वाटर रिसोर्सेज हम यहाँ पे कौन से वाटर रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं, जो फ्रेश वाटर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि क्या वर्ल्ड अभी जैसा है वैसे ही आने वाले टाइम में भी रहेगा। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगी, जैसे पॉपुलेशन में चेंज आता है जिसको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, जब लोग दूसरे एरिया में चेंज आते हैं तो जोग्राफिकली चेंज होता है, टेक्नोलॉजीज नहीं आती है और एनवायरनमेंट का जो डैमेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, पानी की कमी भी होने लगती है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी और वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, यानी कि खराब हो रहे हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं। वाटर स्कैसिटी यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो कौन सी आती है, वाटर स्कैसिटी। वाटर स्कैसिटी का क्या मतलब होता है कि पानी की कमी। अब पानी की कमी क्यों हो रही है, देखो वी हैव 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड इन वाटर एंड इट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। वी कॉल इट द ब्लू प्लैनेट, हम उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो पानी की कमी क्यों हो रही है, देखो इन जो 71% है ना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3% ही वो है, वो ड्रिंकेबल है, यानी कि फ्रेश वाटर है। बाकी का जो भी है ना वो क्या है, सी से हमें मिल रहा है या फिर ओशन के अंदर है। अब उसको सॉल्टी है तो उसको हम सही से यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर हम उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, क्या करें, फ्रेश वाटर में कन्वर्ट भी करें तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इतनी जो वाटर स्कैसिटी हो रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कम्युनिटीज़ है उसके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अभी क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो रहा है वाटर का और पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब वाटर रिसोर्सेज की बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर देखो 2.45% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, यानी वर्ल्ड के लैंड का 2.45% इंडिया के पास है। ठीक है, और 4% है वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज इंडिया के पास। बस इसमें से 17% जो है ना वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया के पास है, यानी पॉपुलेशन देखो इतनी ज़्यादा, वाटर रिसोर्सेज इतने कम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर जो स्कैर्सिटी है वो आती है। ठीक है, रेन से हमें क्या मिलता है, 4000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर हमें हर साल मिलता है। ठीक है, पर इसमें से देखो आप, इतने में से 1122 क्यूबिक किलोमीटर ही हम यूज़ कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि बाकी सारा ग्राउंड में चला जाता है, या तो फिर पॉल्यूशन हो जाता है, कंजर्व नहीं होता है, फिर वापस सी के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर हमें कहाँ से मिलती है, बारिश की मिलती है, कई बार जो रिवर्स है उसकी वजह से मिलती है। तो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज काफ़ी, जो पानी अंदर ग्राउंड के अंदर चला जाए वो ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है। और ये कितनी है, ये है 432 क्यूबिक किलोमीटर। अब देखो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल का होता है। कई बार ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, कई बार बहुत ही कम यूटिलाइज किया जाता है। जैसे आप देखोगे कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, तमिलनाडु है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। जबकि आप देखोगे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में एक मीडियम लेवल का, ना तो ज़्यादा ना ही कम यूटिलाइज किया जाता है। और सबसे कम आप देखोगे छत्तीसगढ़, जो उड़ीसा है और केरला, वहाँ पे सबसे कम यूटिलाइज किया जाता है। अब देखो केरला में तो ऐसा है कि वहाँ पे क्या है, जो ग्राउंड वाटर है वो सॉल्टी है, इसलिए वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी होते हैं। अब भले ही ग्राउंड वाटर कितना ही हो, जो डिमांड है वो सप्लाई से हमेशा ज़्यादा होती है। ओवर यूज़ जो पानी का है वो कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाएगा डिमांड और सप्लाई के अंदर। डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर चलना है। इस चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। सबसे पहले अब एक तो हमने वाटर रिसोर्सेज देखा, इसके अंदर एक तो आती है ग्राउंड वाटर, दूसरी आती है सर्फेस वाटर। सर्फेस वाटर क्या है, जो सर्फेस पर है। ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के अंदर है, सरफेस वाटर सरफेस पर है। वो कहाँ से मिलेगी आपको, रिवर से मिलेगी, लेक से मिलेगी, जो पॉन्ड्स है उनसे मिलेगी, जो टैंक्स है उनसे मिलेगी। और वी हैव 10,360 रिवर्स, और जिनकी ट्रिब्यूटरीज भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और उनसे हमें कितना पानी मिल रहा है, हमें मिल रहा है
1869 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर, विच इज़ वेरी लार्ज। बट इसमें से हमें कितना पानी हम यूज़ कर पा रहे हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ 690 क्यूबिक किलोमीटर, दैट इज़ ओनली 32%, उतना ही हम यूज़ कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो वाटर है या तो हिल एरियाज में होता है, ठीक है, और ना तो हम उसको स्टोर कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। अब वाटर जो रिवर में होता है वो कितना हम होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो रिवर कितनी बड़ी है, अगर वो रिवर ज़्यादा बड़ी है तो पानी ज़्यादा होगा। एक रिवर के अंदर रेन कितनी मिल रही है, रेन से उसको पानी कितना मिल रहा है। जहाँ पे रेन ज़्यादा होती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिवर का जो पानी है वो भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से आप देखोगे कई बार फ्लड्स भी आ जाते हैं। अब गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस हमारे 3 मेजर जो है वो रिवर्स है, ठीक है, और यही 1/3 जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करती है, और 60% जो सरफेस वाटर है इंडिया का वो यहीं से मिलता है। जो साउथ में जो रिवर्स है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, पर उसको हम इतना यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसको हम भले यूज़ कर रहे हैं, बट जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है उसके पास जितना ज़्यादा पानी है ना, उतना ज़्यादा उनके अंदर पानी नहीं है। अब फर्स्ट कैटेगरी हो गई, सेकंड हो गई, एंड थर्ड वन इज लगून्स एंड बैकवाटर्स। लगून्स और बैकवाटर्स क्या होता है? देखो एक इमेज देखो आप, दिस इज लगून। लगून क्यों बनता है? जब हमारी कोस्ट लाइन है ना वो एकदम स्ट्रेट होती है, तो क्या होता है कि एक थोड़े बहुत है ना, ये जो घुमावदार होती है ना जो लाइन, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ पानी यहाँ पे रह जाता है और वही लगून्स और बैकवाटर्स बनाता है, ठीक है। अब देखो लगून्स और बैक वाटर्स बनते हैं। अब इसको हम डायरेक्टली फ्रेश वाटर की तरह तो यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सॉल्टी होता है। बट इसको हम फिशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसको? राइस है ना उसको ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कोकोनट फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेनली आपको कहाँ मिलेंगे? जो जहाँ पे कोस्ट लाइन होती है, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ऐसे आपको लगून्स और बैक वाटर्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब वाटर डिमांड की बात करते हैं तो वाटर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये तो आपको भी पता है। ट्रेडिशनली हमारे क्या था, एग्री जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा हो रहा था। अभी भी हमारे पास मैक्सिमम पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेड है? एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेड है। 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है। और एग्रीकल्चर किससे होता है? पानी से होता है। पानी के बिना एग्रीकल्चर होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा या फिर हमें एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, वाटर डिमांड है वो भी बढ़ेगी। और इसीलिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे, ठीक है, 5 साल के प्लान्स बनाते हैं सेंट्रल, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर चलता है कि 5 साल तक हमें ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। और इसके अंदर जो मेन जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पर था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो यही था, और अभी भी कभी बहुत ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर पर फोकस मिलेगा, जिसके अंदर आप देखोगे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मल्टीपर्पज़ यानी जो डिफरेंट पर्पस सर्व करें। जैसे आप देखोगे भकरा नंगल, जो हीराकुंड है, जो दामोदर वैली है, नागार्जुन सागर है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है। और आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा जो डिमांड है ना वो कौन करता है? एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा यूटिलाइज है ना वो कौन करता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 89% जो सरफेस वाटर है उसको यूटिलाइज करता है, 92% जो ग्राउंड वाटर है उसको यूटिलाइज करता है। जबकि इंडस्ट्रीज तो बहुत ही कम शेयर है उसका, कितना, 2% जो सरफेस वाटर का और 5% जो ग्राउंड वाटर का है। और जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसका शेयर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 9% सरफेस वाटर का। देखो देखो सिर्फ सबसे तो कौन यूटिलाइज करें? एग्रीकल्चर। उसके बाद इंडस्ट्रीज आ जाती है, और उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर आ जाता है। अब ऐसा मे भी फ्यूचर में हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर है वो ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है, एग्रीकल्चर कम हो जाता है और इंडस्ट्रीज बढ़ जाती है। तो ऐसा मे भी फ्यूचर में हो, बट एट प्रेजेंट वी हैव मोस्ट वाटर यूटिलाइजेशन कौन सेक्टर कर रहा है? एग्रीकल्चर कर रहा है। अब एग्रीकल्चर में आप देखो कि इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इंडिया में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग कई जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बिल्कुल नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इरिगेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो क्रॉप्स है वो ख़राब ना हो। क्योंकि हमारे रेनफॉल में क्या होता है, वेरिएशन चलता ही रहता है। कुछ जगहों पर आप देखोगे कि रेनफॉल ही बहुत कम होती है, सिर्फ एक ब्रॉड प्रॉन एरिया होता है। जैसे आप देखोगे कि नॉर्थ वाला जो भी रीजन आता है ना, वी हैव यहाँ पे जो नॉर्थ वाला रीजन आता है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ वाला है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो पानी है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी चलती है, ठीक है।
अब विंटर और समर सीजन में तो सबसे ज़्यादा ये होती है, या तो वो ड्राई होती है मोस्टली हमारे कंट्री के हर पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में भी ऐसा होता है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें भी ऐसा ही होता है। कई बार होता है कि ऐसी जगहों पर भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पर कई बार होता है कि ब्रेक्स आ जाते हैं मानसून के अंदर। हमने पढ़ा है ब्रेक्स क्या होता है, ब्रेक्स यानी जो मानसून के अंदर रुकावट आ जाती है थोड़ी बहुत दिनों की, उसके अंदर क्या होता है कि पानी बिल्कुल नहीं आता। अब अगर ऐसी हालत हो जाए तो क्या होगा, क्रॉप्स कैसे ग्रो की जाएगी। तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्या चाहिए हमें, इरिगेशन तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो ही जाता है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ना, वो भी इरिगेशन की मदद से हुआ था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो HYV सीड्स है उसके अंदर तो इरिगेशन एट मोस्ट रिक्वायर्ड ही है, ठीक है। इसको इसके बिना है ना HYV सीड्स को कल्टीवेट नहीं कर सकते। और कुछ वाटर जो रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स के अंदर, जैसे आप देखोगे जूट जो हो गया, शुगर केन हो गया, जो राइस हो गया, इनके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो सिर्फ इरिगेशन से ही आपको मिल सकती है। बाकी और किसी चीज़ से आपको, ये रेन से तो बिल्कुल आपकी ये क्रॉप्स ग्रो नहीं की जा सकती। अब देखो पंजाब और हरियाणा के अंदर और जो यूपी है ना उसके अंदर बात करें तो 85% है ना उनका जो एरिया वो कल्टीवेट करते हैं वो क्या है, इरिगेटेड है। व्हीट और राइस यहाँ पे मेनली ग्रो किए जाते हैं और उसके अंदर से मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड ही है। 76.1% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में इरिगेटेड है ट्यूबवेल्स और वेल्स से। अब इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि ग्राउंड वाटर को भी यूटिलाइज करें, क्योंकि वेल्स और ट्यूबवेल्स का पानी क्या है, ग्राउंड से आता है, तो उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं। और ग्राउंड वाटर है ना वो भी डिप्लीट हो रहा है इन जगहों पर। कई बार होता है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तो डिक्लाइन हो रहा है। देखो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो क्या जाएंगे, ग्राउंड के अंदर जाएंगे अल्टीमेटली। और ग्राउंड वाटर को भी कम करें तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर के अंदर जितना ही केमिकल्स जाएंगे उतना क्या होगा, वो खराब होगा। एक तो पॉल्यूशन हो रहा है और एक डिप्लीटेशन भी हो रहा है। अब सपोज दिस इज ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने केमिकल्स डाल दिए, देखिए केमिकल्स यहाँ पे पूरे फैल गए। अब इसके अंदर क्या होगा, केमिकल्स का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो वो अनफिट होगा ह्यूमन यूज़ के लिए। इसके अंदर आपके आर्सेनिक आ जाएगा और भी बहुत सारे केमिकल्स आ जाएंगे। अब जैसे जैसे ये पानी और कम होगा ना तो मेरा केमिकल का कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कंसनट्रेटेड केमिकल्स उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखोगे कि आप जो है ना राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या है, फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। जबकि आप देखोगे कि जो वेस्ट बंगाल और बिहार है यहाँ पे क्या है, आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है, आर्सेनिक कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है जो अनफिट है ह्यूमन यूज़ के लिए। इसके अंदर जो पर कैपिटा यानी एक इंसान को कितना पानी मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है डे बाय डे। और अवेलेबल वाटर भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जो सेक्टर्स को मिल रहा है वो भी कम ही हो रहा है। वाटर क्वालिटी जो है ना वो खराब कब होती है, डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी क्यों होता है, जब उसके अंदर क्या होता है, अनवांटेड जो फॉरेन सब्सटेंसेस है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो आ जाते हैं। अब इसके अंदर फॉरेन मैटर्स कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, केमिकल्स होती है, जो इंडस्ट्रियल और अदर वेस्ट होते हैं वो आ जाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, इसको ह्यूमन यूज़ के लिए अनफिट बना देते हैं। और ये क्या होता है, लेक्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो रिवर्स है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर अल्टीमेटली सॉइल के अंदर एंटर कर जाते हैं और दूसरी वाटर बॉडीज़ के अंदर भी एंटर कर जाते हैं और पूरी वाटर को ख़राब कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है, उसके अंदर जो फ्लोरा और फौना है वो भी ख़राब होता है। और ये ग्राउंड वाटर को तो ऑब्वियसली पॉल्यूट करते ही है। तो हम इसको बचाएं कैसे, इसको हम कंजर्व कैसे करें, इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, हम इस मेथड्स को भी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि जब फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी डिक्लाइन होती है और डिमांड इंक्रीज हो तब क्या होगा कि हम उसको कंजर्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिना कंजर्व करें तो आगे लोग है ना आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि वो पानी ही उन्हें नसीब नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें बहुत ज़्यादा कंजर्व करके रखना पड़ेगा। अब देखो वाटर जो सी और ओशन से मिलता है वो तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लगेगी, अगर हम उसे इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर है उससे सारे सॉल्ट निकालेंगे ना, कॉस्ट विल बी वेरी 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 हाई। तो वो तो हम ना ही मानकर चल रहे कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। तो इंडिया को क्या करना है, लॉज बनाने हैं, प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है, कंजर्वेशन करना है और पॉलिसीज़
बनानी है। और इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं और वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। जिसके लिए आप देखोगे वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज हो गया, और फिर वाटर का जो यूज़ है उसको हम कंटिन्यू लॉन्ग रन में भी कर सकते हैं अगर हम इन सारे मेथड्स को सही से इम्प्लीमेंट कर पाए तो। सबसे पहले तो हमें वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? जो भी हमें अवेलेबल वाटर है ना वो डिक्लाइन हो रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। और मेजर रिवर्स के अंदर आप देखोगे कि आप सपोज आप कहीं पहाड़ी एरिया पर जाते हो ना, देखना जो जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है ना, वहाँ पे जो रिवर की जो क्वालिटी है, जो साफ़ है, जितनी रिवर है वो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे साफ़। जैसे जैसे आप क्राउडेड एरिया में आओगे ना, वहाँ की रिवर्स गंदी होने लगेगी, आपको पानी अच्छी क्वालिटी का दिखेगा ही नहीं। तो इसके अंदर आपको क्या पता चला, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ पे रिवर्स क्या है, साफ है, और जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आने लगी वहाँ पे रिवर्स क्या हुई, गंदी हुई। क्यों? वहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी यूज़ किया जा रहा है, जो ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक सारी चीज़ों के लिए पानी यूज़ किया जा रहा है, और जो क्या है, जो वेस्ट है वो भी उससे पानी के अंदर डाला जा रहा है। वी हैव डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल, सारा वेस्ट उसी के पानी के अंदर डाला जा रहा है। तो बेचारे वाटर की क्वालिटी खराब नहीं होगी तो और क्या होगी। समर सीजन में तो क्या होता है कि वाटर की क्वालिटी और ज़्यादा खराब हो जाती है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी वेस्ट है उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर क्या सोचा है कि हम इस पानी के जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर करेंगे 507 स्टेशन पर, 507 स्टेशन पर। और इसके अंदर उन्होंने क्या पाया कि ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल जो कंटामिनेशन है वही मेन सोर्स है पॉल्यूशन का। अब इसके अंदर बहुत सारे रिवर्स आपको पता चलेगी कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। जो यमुना है, जिसका पानी हम इरिगेशन के अंदर मोस्टली यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर में आती है, ठीक है, जो दिल्ली और एतवा के बीच में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और भी बहुत सारे पॉल्यूटेड रिवर्स है। वी हैव साबरमती जो अहमदाबाद के अंदर पॉल्यूटेड मिलेगी, गोमती जो लखनऊ के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, काली, अध्यर, कोकुम, ठीक है, जो वैगई है जो मदुराई के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, मूसी हैदराबाद के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, जो गोमती जो गंगा है वो कानपुर और वाराणसी के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? कई बार तो होता है कि इसके अंदर इतने ज़्यादा टॉक्सिक मेटल्स डाले जाते हैं ना कि अगर किसी ने उसका पानी गलती से भी पी लिया तो वो मर जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेटल्स की कंसनट्रेशन की वजह से क्या हो रही है, ये पॉल्यूशन हो रहा है। फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, आर्सेनिक और बहुत सारे मेटल्स हैं। और इसको आप बोल रहे हो कि हाँ ना कोई लॉज बनाने चाहिए, तो देखो लॉज तो बहुत सारे बने हुए हैं। वी हैव वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये बने हुए तो बहुत सारे हैं पर इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा। अब वी इन 1997 आप देखोगे 251 जो इंडस्ट्रीज है वो रिवर के साइड में लगी हुई है, ठीक है। तो कुछ लॉज तो बहुत सारे बने हुए हैं। वाटर सेस लॉ बना है 1977, जिसको क्या करना था, पॉल्यूशन रिड्यूस करना था। इतने सारे लॉज बने हुए पर कोई एक भी काम का नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इन्हें इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक लॉज कितने ही बना लो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक क्या होगा, अवेयरनेस नहीं होगी तब तक कुछ भी कर लो कुछ फ़ायदा नहीं रखता। अगर लोग अवेयर होने लगे ना तो भले लॉज हो ना हो, अपने यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लोगों को अवेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉज बनाना तो ठीक है, अब उन्हें इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। एकदम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें तो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट चीज़ है जो हम कर सकते हैं, एक तो प्रिवेंट कर सकते हैं, सेकंड क्या कर सकते हैं, हम जो भी पानी खराब है उसको वापस रीयूज़ कर लो, ठीक है। जो लो क्वालिटी पानी है जिसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते तो उसको दूसरे कामों में यूज़ करो। आप कार धो लो उससे, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें यूज़ कर लो, ठीक है। जो आप देख लो फायर फाइटिंग में है उसमें यूज़ कर लो। तो आप फ्रेश वाटर को उस चीज़ों में मत यूज़ करो, दूसरे जो गंदा पानी है उसको उसमें यूज़ कर लो, ताकि क्या होगा, वाटर की जो कॉस्ट है वो कम होगी और वाटर को बार बार यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके से है आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, ताकि आप बेटर क्वालिटी पानी है उसको कंजर्व कर सको, ताकि हम उसको पी सके बाद में। और जो बाकी जो लो क्वालिटी वाटर है उसको आप बाकी कामों में यूज़ कर लो। बहुत ही छोटी सी चीज़ है पर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट बन सकता है। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये, पर इतनी सी चीज़ से भी इतना बड़ा इम्पैक्ट बन सकता है।
तो थर्ड जो हम बात करने वाला है दैट इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ लोगों ने तो नाम भी पहली बार सुना होगा। ये क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे एफिशिएंटली मैनेज और कंजर्व करता है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को। ये एक मेथड पर्टिकुलर नहीं है इसके लिए, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। कई बार होता है चेक डैम्स बनाते हैं, यानी कि एक डैम बना लेते हैं तो पानी वहाँ पे आ जाता है और ग्राउंड वाटर वापस क्या होता है, वापस रिप्लेनिश हो जाता है। तो एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। आप टैंक्स बना लो, रिचार्ज वेल्स बना लो, और भी बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर है। ट्रेडिशनली बहुत सारे मेथड्स यूज़ होते हैं, अभी भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले तो क्या करना होता है हमें, जो पानी क्या होता है, कई बार ऊपर से बारिश आती है, वो पानी सीधा बह जाता है, ओशन के अंदर चला जाता है। हमें वो काम नहीं करना, हमें क्या करना है, सॉल्टी वाटर ना बने तो हमें क्या करना है, उस जो पानी बह रहा है उसको एक जगह कंजर्व करके रखो ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज कर सके। इसके लिए आप देखोगे बहुत सारे टैंक्स और वेल्स भी बनाए गए हैं। अब एक देखोगे कि आप तो बोल रहे हो यहाँ पे सिर्फ पानी का मैनेज करते हैं, बट इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ आती है। लैंड भी आता है, वाटर आता है, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और बहुत से रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है ताकि हम उसको सही ढंग से यूज़ करें और वो आने वाले टाइम में भी एकदम सही रहे। ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि पानी लोगों को नसीब ही ना हो। ठीक है, तो एक अच्छे से हम पानी को कंजर्व करके रखें, उसको जुडिशियसली यूज़ करें, ये कहना है वाटरशेड मैनेजमेंट का। जिसके अंदर क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक तरफ लेकर चलो और एक तरफ क्या करो कि आपकी जो सोसाइटी है उसको लेकर चलो। टेक्नोलॉजी एक तरफ और रिसोर्सेज एक तरफ, दोनों के बीच में बैलेंस बना कर रखो। ऐसा नहीं हो कि टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे निकल जाए, रिसोर्सेज इतने पीछे रह जाए, तो क्या होगा, वापस ह्यूमन को ही नुकसान होगा। अब इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो लिए ही है। ठीक है, सम ऑफ जो इनिशिएटिव है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज ने भी करे हैं। एक बहुत सही जाने वाला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हरियाली। ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड किया है। इसके अंदर क्या होता है कि आप ग्राम पंचायत से वो कॉन्टेक्ट करती है और ये बोलती है कि आप वाटर को कंजर्व करो, ड्रिंकिंग, इरीगेशन और फिशरीज और फॉरेस्टेशन कैसे। मेनली यहाँ पे किससे हो रहा है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो लोवेस्ट लेवल है वहाँ पे कर दोगे तो आने वाले जो हाईएस्ट लेवल पर वो अपने आप होता रहेगा। अब एक और है, वो है नीरू मीरू। नीरू मीरू आंध्र प्रदेश के अंदर किया है। नीरू वाटर और मीरू यानी कि मैं, तो वाटर एंड यू एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप वाटर को कंजर्व करेंगे। एक होता है अरवरी पानी संसद, जो अलवर राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के अंदर ही किया गया है, जिसके अंदर क्या होता है, जो लोगों को है उनको ही लाया गया है और ताकि वो वाटर कंजर्व करें, उनको अवेयरनेस दी गई है कि अवेयरनेस उनकी सबके अवेयरनेस वहाँ पे करी गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है। और भी जो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप देखोगे कई बार होता है कि राजस्थान में क्या होता है, जनरली ट्रेडिशनली क्या होता था कि एक गड्ढा खोद देते थे। ठीक है, तो पानी जो भी आता था वो उस गड्ढे के अंदर चला जाता था, जिसको जोत बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर क्या होता था, वो अपने आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता था। तो एक वहाँ पे डग आउट भी करे हुए हैं, पॉन्ड्स, ठीक है, चेक डैम्स भी बनाए हुए हैं, और क्या होता है, प्रिकॉल्यूशन टैंक्स भी बनाए हुए हैं। तमिलनाडु एक बहुत ज़्यादा फन फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि तमिलनाडु आप देखोगे एक इकलौता स्टेट है, इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने हाउस के अंदर, मतलब हर घर जो भी बन रहा है ना उसके अंदर क्या होगा, एक आपको रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग तो करनी ही करनी होगी। वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, बिना उसके कोई घर और कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, और ये आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टेट्स ने अपनाई भी है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ भी है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिली है इस वक्त, बट फिर भी बहुत ज़्यादा हमें आगे जाने की भी ज़रूरत है। मतलब इतनी ज़्यादा हमें सक्सेस नहीं मिली है कि हम बहुत ज़्यादा फॉर श्योर आने वाले टाइम में भी वाटर की जो पॉल्यूशन है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। एक अच्छा स्टेप हुआ है, बट इसका आगे भी हमें बहुत बड़ा रास्ता तय करना है, और वो हम कैसे करेंगे, अवेयरनेस जनरेट करके। अब बात करते हैं एक और मेथड की जिससे हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, एक ऐसी मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, जो रेन वाटर है उसको स्टोर करे और उसको दूसरे तरह के यूज से कर सके। देखो कई बार होता है कि हम क्या करते हैं कि पानी हमें जो मिला उसको हमने रख लिया, ठीक है, अब जो रेन वाटर आ रहा है वो भी तो प्योर है, हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर वो वापस ऐसे ही बह रहा है तो वो कोई फ़ायदा नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको कंजर्व कर लो ताकि यूज़ कर सको। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि पानी की बचत होती है और पानी ऐसे ही बह नहीं जाता। एक इको फ्रेंडली मेथड है और बहुत ही कम कॉस्ट लगती है, इसके लिए कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, एक पाइप्स बना लो अपनी रूफ टॉप पर और वहाँ से
एक टैंक ला दो और उसके अंदर टैंक के अंदर सारा पानी कलेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो वाटर हार्वेस्टिंग है वाटर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, जो डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर होता है उसको भी चेक करती है, यानी ग्राउंड वाटर को भी इंक्रीज़ कर रही है, क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रहा है। सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करती है, फ्लडिंग को भी प्रिवेंट करती है। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर कंजर्व भी होता है और इतने सारे बेनिफिट्स भी हमें मिल रहे हैं। अब इसको ट्रेडिशनल भी काफ़ी कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस करती थी। जैसे आप देखोगे कि जो रूरल एरिया में है उसके अंदर ये नॉर्मली आपको मिलेगा, एक कुंड और टंका बना देते हैं। राजस्थान में तो मेनली होता है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बना देते हैं, कुंड जिसको बोलते हैं, टंका जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो रूफ टॉप से जो भी पानी आ रहा है वो कलेक्ट हो जाता है, जो बारिश का पानी आ रहा है वो कलेक्ट हो जाता है। अब इसका जो मेन मोटिव है, मतलब मेन आप जो होगा वो कम्युनिटी की वजह से होगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो है ना, अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में हो जाएगी तो क्या होगा, कम्युनिटी जो पूरी जो पानी है, जो बोर्ड दे रही है ना, जो आपको वाटर बोर्ड दे रही है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। तो पानी के ऊपर डिपेंडेंसी दूसरे तरह से कम होगी और आप जो पानी रेन से मिल रहा है उसको ही यूज़ कर सकते हो, जो अदरवाइज़ क्या जाता, वेस्ट चला जाता। इसकी वजह से आपको एनर्जी भी सेव होगी, वापस रिचार्ज भी हो जाएगा वाटर, और आपके जो यूज़ है वो भी सही ढंग से हो सकता है विदाउट हार्मिंग, विदाउट वाटर डिप्लीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा मैसिव स्केल पर भी किया जा रहा है। अर्बन एरियाज़ में तो ये स्पेशली बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब बहुत सारे और मेथड्स है कि हम क्या कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, जो कोस्टल एरिया से हमें पानी मिल रहा है, जो ब्रैकिश एरिया में है, यानी कि जहाँ पे पानी की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा, उसके अंदर वाटर दूसरे एरिया से जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे पानी बहुत कम है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय इंटरलिंकिंग द रिवर्स, जिसकी वजह से वाटर स्कैसिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती है। इसके अंदर हम बहुत सारे और भी तरह के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हाउस होल्ड, कम्युनिटी और हर इंसान को क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन तो करना होगा अपना। विदाउट कम्युनिटी अवेयरनेस जो ये इश्यूज़ है वो सॉल्व नहीं किए जा सकते। कम्युनिटी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपके करिकुलम में है। अब यहाँ पे मैंने इमेजेस ली है कि आप देखो, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे होता है कि यहाँ पे एक है ना, पानी मिल रहा है तो उसको हम पाइप से कनेक्ट करके यहाँ पे एक टैंक के अंदर डाल देते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स है इसके। ये जो पानी मिल रहा है हमें, पानी जो रेन वाटर से आ रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर में कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से एक चेक डैम बना लो। ठीक है, चेक डैम बनाकर पानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, पानी रन ऑफ नहीं होगा, ओशन के अंदर सीधा नहीं जाएगा, वो सॉल्टी वाटर नहीं बनेगा। एक यहाँ पे चेक डैम बना लो, पानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जब जरूरत पड़ी तो यूज़ कर लो, वरना ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा। अब देखो, ये एक और मेथड्स दे रखी है। सर्विस वेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पानी आया रूफ टॉप से, कलेक्ट हुआ, फिल्टर लगाया और वहाँ पे एक वेल के अंदर चला दिया। यहाँ पे क्या होता है, रिचार्ज वेल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पानी एक सैंड फिल्टर लगाया, यहाँ पे पानी वापस कलेक्ट हो गया और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, चेक डैम बना सकते हो, और अगर आप लेक के अंदर कंजर्व कर रहे हो तो क्या होगा, एक लेक बना लो, वहाँ पे एक डक कर लो, वहाँ पे एक लेक बन जाएगी। तो दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। एक केस स्टडी के हम पढ़ेंगे, रलेगन सिद्धि एक स्मॉल विलेज है महाराष्ट्र के अंदर। इसने क्या, एक परफेक्ट एग्जांपल, एक गांव कैसा होना चाहिए, एक जगह कैसी होनी चाहिए, उसका परफेक्ट एग्जांपल इसने सेट किया है। 1975 के अंदर एक इसके अंदर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आ गई थी, वहाँ पे सिर्फ शराब ही शराब बिक रही थी। तो एक बहुत अच्छा इंसान आया, मतलब बोलते हैं ना कि एक इंसान पूरे जगह को चेंज कर देता है, पूरे जहां को चेंज कर देता है। तो एक आर्मी ऑफिसर आया, ठीक है, वो जो रिटायर्ड था, उसने क्या किया, वाटरशेड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव लिया, वॉलंटियर किया, लेबर को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया। ठीक है, और क्या किया, जो ओपन ग्रेजिंग उसको प्रिवेंट किया, जो ट्रीज़ है जिन्हें क्या कर सकते हैं हम काट रहे हैं उनको हटाया, और लिक्विड शॉप्स को बंद करवाया। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है, अगर वॉलंटियर लेबर कर लिया तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। ठीक है, जो भी विलेजर्स है ना, वो क्या करते हैं, जो आप पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे फिजिकली, वो क्या करते हैं, थोड़ा अपनी मंथ की सैलरी पूरी दान कर देते हैं, यानी कि एक मंथ की, जो पूरे साल में एक मंथ की सैलरी दे देते हैं, ताकि वहाँ पे क्या हो, कंट्रीब्यूशन हो जाए। अब इसके अंदर क्या था, इन्होंने प्रीकोलेशन टैंक्स बनाए, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर हम होल्ड कर सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, और
इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर हार्वेस्टिंग इन्होंने बहुत अच्छे से की। और उसके साथ में इन्होंने सोशल इवल्स को भी फाइट करना शुरू कर दिया। डाउरी, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो अनटचेबिलिटी है, उसको भी फाइट किया। और जो पहले शराब की दुकानें चल रही थी वो भी सब हट गई और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई यहाँ पे। वाटर इंटेंसिव जो भी क्रॉप्स थे उन्हें भी बैन कर दिया गया था। और जो ऐसे क्रॉप्स जो क्या है, जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं उन्हें लगाया गया। इलेक्शंस इसके अंदर जो हेल्ड किए जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिप्रेजेंटेटिव देते हैं। यानी कि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे सच में इनके बारे में सोच रहे हैं और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। एक न्याय पंचायत, इनफॉर्मल कोर्ट्स भी यहाँ पे लगाए गए थे। और यहाँ पे इनकी खुद की स्कूल बनाई गई थी जिसके अंदर कोई फंड कहीं से और नहीं लिया गया, या इनके विलेजेस से ही लिया गया था। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो क्या है, लोन लिया जाता था और वापस उन्हें वापस रिपे कर दिया जाता था। इसके अंदर आप देखो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया जाता है। हर किसी इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। विलेज दूसरा लैंड भी बाई करने का प्लान कर रहे हैं इनके, तो इतना ज़्यादा फ्लरिश हो गया था ना, इतना ज़्यादा अच्छा विलेज इनका बन गया था। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बहुत ही, अगर सब मिलकर करें तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा है ही कोई चीज़ नहीं कि सब कुछ हो सकता है अगर सब मिलकर करें तो। इन फ्यूचर यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे मॉडल्स लगाने की तैयारी की जा रही है। इन फ्यूचर यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लगाने की तैयारी की जा रही है। एक परफेक्ट लाइफ एग्जाम्पल है ये अगर सब मिलकर करें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो नहीं की जा सकती। अब हम इंडिया के जो नेशनल वाटर पॉलिसी है 2012, ये 2002 में आप कई बुक्स में दे रखा है, 2012 में भी कई बुक्स में दे रखा है, तो हम 2012 वाली पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सेम आती है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अभी जो सिचुएशन है उसको समझें और एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें जिसकी वजह से क्या हो कि जो नेशनल वाटर है उसको कंजर्व किया जा सके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक यूनिफाइड नेशनल पर्सपेक्टिव से ये फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, एक पॉलिसी लाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। देखो यहाँ पे बहुत सारे सेलेक्ट फीचर्स दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट करना, कंजर्वेशन करना और मैनेजमेंट करना वाटर रिसोर्सेज का पूरी कंट्री का। सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोला कि जो नेशनल वाटर फ्रेमवर्क उसको एम्फेसाइज करो और क्या करो, इंटर स्टेट जो रिवर लेजिस्लेशन है यानी कि जो भी विभाग का जो डिपार्टमेंट है उसको भी साथ में लो ताकि वो क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा हम डेवलपमेंट प्लान निकाल सके। वाटर जो हमारे ड्रिंकिंग पर्पस आती है और फिर जो हमारे जो साफ़ सफाई उसके बाद में क्या हो, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना चाहिए, जो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए और क्या होना चाहिए, जो मिनिमम जो नीड्स है उसको फुलफिल करना चाहिए और इकोनॉमिकल गुड को प्रमोट करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए और इफेक्टिव यूज़ करना चाहिए। स्ट्रेटजीज ऐसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे क्लाइमेट चेंज को हम फाइट कर सके और वाटर जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से हम मेजर, अच्छे से हम कंजर्व करना चाहिए। है कि थोड़ा सी लिमिट लगा दें कि वाटर को हम किस तरह में कितना कितना यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट जो चीज़ों है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर वाटर की लिमिट लगा दें। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मेन ये रखा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब एक और है जल क्रांति अभियान 2015-16 के अंदर दिया था कि वाटर क्या है, एक साइक्लिक रिसोर्सेज है पर उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि अवेलेबल तो इतना ही है, भले ही वो क्या हो रहा है, वाटर साइकिल हो रहा है बट अवेलेबल तो इतना ही है और जो सप्लाई और डिमांड है उसके बीच का गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए। जब क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर है वो और ज़्यादा कम हो रहा है, पॉल्यूट और ज़्यादा हो रहा है। और इसके अंदर देखोगे हमारे पास पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है और वाटर डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए जल क्रांति अभियान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2015-16 में, ताकि जो वाटर सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर सके, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सके। अब पहले भी ट्रेडिशनल भी वाटर कंजर्वेशन किया जा रहा था, अब जल क्रांति मिशन में भी ये करा जाएगा, बट लोकल बॉडीज जो एनजीओज है, जो सिटीजन है, इन तीनों को साथ में लेकर किया जाएगा और अवेयरनेस फैलाई जाएगी। इसके अंदर आपको देखोगे एक सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक वाटर स्ट्रेस्ड जो विलेज है उसको देखेंगे, जिसको जल ग्राम बना देंगे, जहाँ पे पानी की कमी है। 672 डिस्ट्रिक्ट्स में से 672 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उसमें से एक लेंगे, एक ऐसा विलेज लेंगे और उसको क्या बना देंगे, जल ग्राम बना देंगे। और फिर एक कमांड एरिया देखेंगे जिसके पास 1000 हेक्टेयर्स हो, ठीक है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग कमांड एरिया बना देंगे कि यहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा, पानी के जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, एक मॉडल कमांड एरिया जहाँ से सब कुछ कनेक्टेड है।
थर्ड क्या करेंगे, वाटर कंजर्वेशन करेंगे, आर्टिफिशियल रिचार्ज यानी पानी को जो कलेक्ट करेंगे आर्टिफिशियली ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जो आर्सेनिक फ्री वेल्स यानी आर्सेनिक यानी कि केमिकल होता है, तो एक ऐसा टॉक्सिक मटेरियल होता है, तो उसको उससे हट कर यानी एक साफ पानी बनाने की, साफ पानी की जो कुएं है उसको बनाने चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मास अवेयरनेस बनाना चाहते हैं, टीवी से, रेडियो से और बहुत सारे मीडिया जो भी पोस्टर मिल रहे हैं, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, इन सब के से क्या बनाना चाहते हैं, मास अवेयरनेस लाना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।